सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी ऑडियो है। देखो कंपैरिजन टेस्ट है ये सेकंड काइंड के लिए एफ एक्स जी एक्स बाउंडेड है ए कॉमा बी पर। एक बात का ध्यान रखना, ए पर ओपन है, ए नहीं है उसमें, लेकिन इस इंटरवल में बाउंडेड है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट। लेकिन क्या ए पर बाउंडेड है? नहीं है। उसमें लिखा है इस इंटरवल पर बाउंडेड है। इस इंटरवल पर मतलब ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? ए नहीं। डन। लिखना आगे। वही पहले की तरह लिख लेना। इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, एंड बताओ क्या होना चाहिए? ए टू बी, ए से बी तक है लिमिट। ठीक है, बस ए पर ओपन है, लेकिन लोअर लिमिट तब भी ए रहेगी। बताओ ए टू बी जी एक्स क्या होना चाहिए? जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। एफ एक्स भी क्या होगा? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। वैसे देख रहे होगे बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बस हमें ये समझना है ए टू बी वहां इनफाइनाइट नहीं दिखाई देगा। और लोअर लिमिट पर क्या होना चाहिए? इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स एंड ए टू बी जी एक्स डी एक्स क्या आएगा? डायवर्जेंट। तो ए टू बी बताओगे आगे? एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? इज डायवर्जेंट। क्या ऑल्टरनेट लिखा था हमने, याद होगा तो? इसमें भी है। ऑल्टरनेटली कैसे लिख सकते हैं? और यहाँ लिख देते हैं। समझ लोगे ना, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं इफ, उसमें लिखा हुआ है क्या? एफ एक्स इज अनबाउंडेड। किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए ओनली। एंड लिमिट एक्स टेंस टू बताओ क्या होता था? एफ एक्स अपॉन जी एक्स में नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता था? एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो इनफाइनाइट होता था। इस बार आएगा जिस पर अनबाउंडेड है, तो एक्स टेंस टू ए, बस ये चेंजेस हैं इसमें। एफ एक्स अपॉन बताओ आगे इक्वल टू क्या आ जाए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। देन बोथ इंटीग्रल, बोथ इंटीग्रल दैट इज क्या? शिवम माइक बंद रखो अपना। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू बी जी एक्स डी एक्स, बोथ इंटीग्रल आर ऑफ सेम नेचर का मतलब समझते हो? चलो अब ये बताओ जरा, अगर यहीं पर कर देता है, अगर ऐसा हो जाए ये लिमिट जीरो आ जाए तो क्या होगा? पहला पॉइंट समझ लो इसको। अगर ये लिमिट जीरो आ जाए बताओ, कल पढ़ा है हमने। इफ बोथ आर ऑफ सेम नेचर का मतलब समझ गए? एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो। एंड इसके साथ में क्या होना चाहिए?
ए टू बी जी एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो देखो पिछला भी रिवाइज हो गया होगा। इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू अगर इंफिनिटी आ जाता है एंड, बताओ इज डाइवर्जेंट। चलो बताओ, ए टू बी एफ एक्स, चलो जल्दी नोट करो। कल भी यही क्वेश्चन किए हमने, इस तरह के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन लिखो और करके बताओ। 0 to π/2 cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लो। 0 to π/2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर करो। 0 to π/2 cos x अपॉन क्या लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर करो। ये बताओ वीडियोस मिल गए थे सभी, ये कुछ या नहीं। cos x अपॉन क्या लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर, और 0 to क्या है, π/2। एक बात समझ लो लेकिन उसके पहले हमने क्या लिखा है कि अगर अनबाउंडेड हो केवल किस पर, x इक्वल टू ए पर, तो वो x इक्वल टू बी के लिए भी सही है। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीग्रल को सपोज ये लिखा हुआ है a टू b, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ऊपर आ जाएगा ये। क्या माइनस के होने से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में कोई चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो और बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, क्या लिखा था, 0 to π/2, वहीं लिख देते हैं, कुछ लोग शायद नोट कर रहे हो अभी। एग्जाम्पल, हाँ बताओ। 0 to π/2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल। चलो क्या आएगा, एग्जाम्पल 0 to π/2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, कई क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ फंस जाते थे हम जीरो पर, या तो वो प्रॉपर होना चाहिए था या फिर हम ऐसे करते हैं। अरे भाग क्यों रहे हो, कितना टाइम बचा लिया। बताओ क्या आएगा, एफ एक्स कितना लेना चाहिए हमें, cos x अपॉन एक्स, और जी एक्स क्या, एक लाइन जरूर लिख लेना यहाँ पर, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एफ एक्स इज अनबाउंडेड, बोलो, एट एक्स इक्वल टू ए ओनली, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 ओनली, यही है ना। तो बताओ प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये 0 ही प्रॉब्लम कर रहा है, उसको अलग निकाल लो इसको। बताओ जी एक्स क्या हो जाएगा, और पहले भी पढ़ा है हमने। अब दो तरीके हैं हमारे पास, एक बात बताओ, ये डायरेक्ट देख पा रहे हो क्या, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, अब तो आइडिया लग गया होगा। बस जैसे बताया है वैसे करना है डिटेल में। और जी एक्स क्या होगा, हाँ, कोई स्लो आ रही है, कोई बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑडियो ठीक आ रही है या नहीं, चेक कर लो एक बार सभी। बहुत कम आ रही ऑडियो। स्लो आ रही है, ये बोल सकते हो यस ना सर। स्लो आ रही है ऑडियो, कैसे पता चलेगा बताओ मुझे। स्लो आ रही है तो सुन पा रहे हो या नहीं,
सर सुन पा रहे पर स्लो बता रही सर। ईयरफोन पर भी? यस सर। और अगर ये क्लास चलती रहती, कंफर्मेशन नहीं लिया जाता हम लोगों से, फिर क्या पढ़ के चले जाते? चलो एक नहीं क्वेश्चन सर, और देख। ठीक नहीं आ आ रही रहा? सर पर अच्छा ठीक आ रही है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, हाँ वेरी गुड। बताओ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, क्या करोगे? जी एक्स कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हो गया। दूसरे वाले से अगर करोगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू ए लिखना पड़ेगा, बस ये समझाने के लिए किया था हमने, लेकिन x टेंस टू ए नहीं है यहाँ पर। ए की जगह क्या लिखोगे? 0, और फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बताओगे कोई कितना आएगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स बताओ। x टेंस टू 0 cos x, क्या ये फाइनाइट है? 1 आएगा। फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, दोनों तरीके से आ गया। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट है। एक ये लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो कर लिया होगा ना, खुद से कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन पहले से क्या अलग है इसमें? पहले की तरह ही तो है, लेकिन माइनर चेंजेस हैं। इनफाइनाइट नहीं होता है कहीं, ये समझो। और क्यों चेंजेस होते हैं यहाँ देखोगे। एक हमने क्वेश्चन कराया था, या उसको थ्योरम की तरह समझो। एक्स पावर एन ए टू इंफिनिटी डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। बताओ क्या था ये? कन्वर्जेंट था या डाइवर्जेंट? एन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट था, 1 के बराबर डाइवर्जेंट, और 1 से लेस तब भी डाइवर्जेंट था। अब इस पर क्यों निकालते थे? तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ध्यान से देखो अब जरा। आई इक्वल टू, या इंटीग्रल ए टू बी 1/x माइनस ए होल पावर एन डी, ये वाला इंटीग्रल। इसमें बताओ क्या होगा? पहले तो ये बताओ इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। किस पर? ए पर। तो बताओ ये कन्वर्जेंट है या क्या आएगा? देखो, चलो वो छोड़ो, ये बता दो 0 to b 1/x पावर एन डी एक्स। बताओ कन्वर्जेंट कब आएगा? जब n ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट कब आएगा? हाँ ये पूरा गलत है, इसका उल्टा सही। ठीक है, तो दिखने में दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि पहले इनफाइनाइट की लिमिट, अब इनफाइनाइट नहीं है। तो इसमें गलती कर जाते हैं लोग, क्योंकि देखने में सेम लग रहे हैं वो, तो n इज ग्रेटर देन वाला हमें याद भी होता है। इसमें नहीं है ऐसा। प्रूव करेंगे हम, n इज लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट आएगा इसमें। हाँ, पिछला क्वेश्चन क्या? अच्छा हमने डायरेक्ट कन्वर्जेंट कर दिया है। 0 to क्या? 5/2। हाँ तो फिर तो नहीं नहीं नहीं, टेस्ट फेल हो रहा है फिर। सुनो क्यों, अभी पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा करते हैं। तो देखो, इसमें ऐसी गलतियां हो जाती हैं, दोनों सिमिलर देखने में है ना, और हम लोग को याद है 1/x² कन्वर्जेंट, लेकिन 1/x² ऑलवेज कन्वर्जेंट नहीं है। कब होगा कन्वर्जेंट? देखो इसको पहले प्रूव कर देता है, ए इज कन्वर्जेंट, फिर उसको दोबारा करते हैं। इफ एन इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फिर दोबारा से बात करेंगे इसके बारे में हम। एक बात बताओ, कैसे सॉल्व करते थे इसको? आए मान लेते हैं ए टू बी 1/x माइनस ए होल पावर एन डी एक्स। क्या यही एफ एक्स है? एफ एक्स मतलब इंटीग्रैंड।
तो इंटीग्रैंड इज अनबाउंडेड कब है अनबाउंडेड? एट x इक्वल टू ओनली, केवल इस पे ही है। देखो x इक्वल टू ए पर इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर बताओ, लिखने का तरीका बताया था हमने इसको, अगर केवल इस पर अनबाउंडेड है a टू b, लिमिट बताओ क्या लिखोगे? नहीं, a प्लस एप्सिलॉन एस टेंस टू ए लिखने का क्या मतलब है फिर? अगर एक ही जगह एस लिखना चाहते हो तो एस ए ही लिखा रहने दो, वो तो इनफाइनाइट में करते थे हम। अभी क्या करोगे? ए प्लस एप्सिलॉन, और अगर यहाँ इस पर अनबाउंडेड होता तो बी माइनस एप्सिलॉन। पहले दिन ही पढ़ा है, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। और ये भी बताया था ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसे लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी से क्या कर पाओगे, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आएंगी। इसका इंटीग्रल बताओ कोई मुझे, बोलो। 1/x पर इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका? x माइनस ए होल पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। ठीक है, और लिमिट बताओ। ए प्लस एप्सिलॉन टू बी। सबसे पहले ये बताओ, बाहर क्या लिखा जा सकता है? 1/1 माइनस एन, हाँ या नहीं? और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, लिमिट अप्लाई करो। सबसे पहले क्या आएगा? एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। 1/, क्या बचेगा? x माइनस ए होल पावर एन माइनस वन। ऐसे लिखना शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। तो i इक्वल टू 1/1 माइनस एन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, कितना मिलेगा? जब b अप्लाई करोगे 1/b माइनस ए होल पावर एन माइनस वन माइनस 1/, यहाँ बताओ, जब x के प्लेस पर a माइनस एप्सिलॉन लिखेंगे तो 1/एप्सिलॉन पावर एन माइनस वन। सबसे पहले तो ये देखो, ये समझ आ रहा है या नहीं? अब ये बताओ, यही लिख लेते हैं, i इक्वल टू 1/1 माइनस एन। लिमिट को जब हमने अलग अलग किया, जैसे पहले किया था, तो सबसे पहले क्या आएगा? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, फिर क्या आएगा? 1/b माइनस ए होल पावर एन माइनस वन। दूसरा बताओ, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो और 1/एप्सिलॉन पावर एन माइनस वन। चाहो तो ऊपर लिख लो तो 1 माइनस एन आ जाएगा। एप्सिलॉन जीरो है और जीरो की पावर नेगेटिव। जीरो पावर नेगेटिव क्या होता है? ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो, एप्सिलॉन पावर 1 माइनस एन लिख सकते हो। केवल इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये तो लिमिट, अगले स्टेप में क्या लिमिट अप्लाई करेंगे तो बताओ, पहली वाली लिमिट क्या आएगी? कुछ चेंजेस होंगे क्या उसमें? क्यों चेंजेस नहीं होंगे बताओ? क्योंकि वो लिमिट पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो 1/, क्या बचेगा? b माइनस ए होल पावर। लेकिन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो और एप्सिलॉन पावर 1 माइनस एन, ये प्रॉब्लम कर रहा है, और ये हमने पहले भी पढ़ा है। चलो, कौन बताएगा कैसे करें? 1 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 1 माइनस एन, एप्सिलॉन है जीरो। जब हम जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो पावर 1 माइनस एन आएगा। बताओ, जीरो पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू? जीरो। और जीरो पावर नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि 1/, आ जाएगा ना जीरो। तो यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं या नहीं? केस वन में बताओ, सपोज हमने ले लिया व्हेन व्हेन ये वाला पार्ट पॉजिटिव ले लिया, अगर 1 माइनस एन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन एन, तो एन इज लेस देन 1। चलो बताओ जरा क्या आएगा इस पार्ट में? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन पावर 1 माइनस एन क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जीरो पावर पॉजिटिव क्या होता है। तो आए कितना आ गया? 1/, बताओ, b माइनस ए होल पावर। फाइनाइट है, कन्वर्जेंट,
तो आई इज कन्वर्जेंट, ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे हम, ये कन्वर्जेंट आ गया, अभी हिंट में लिख लेते हैं। चलो केस सेकंड में बताओ क्या लिखोगे। when 1 minus n is less than 0, so 1 is less than n, n is greater than 1 minus n less than 0 का मतलब नेगेटिव है। इस केस में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 या ए, अच्छा 0, ठीक है, फिर क्या आएगा एप्सिलॉन पावर 1 माइनस n। ये बताओ ये सही है या नहीं, सही है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है और 0 पावर नेगेटिव क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। इस केस में आई कितना आएगा, इंफिनिटी, तो क्या आ गया डाइवर्जेंट। एक और बचा केस थर्ड, n इक्वल टू 1 यहाँ लिखा जा सकता है क्या कभी, नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा। और बताया था जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके लिए इंटीग्रल दोबारा से करना पड़ेगा। तो थर्ड में बताओ when 1 minus n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। दोबारा से सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। i इक्वल टू इस केस में क्या आएगा, i a टू b 1 अपॉन x माइनस ए डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन बोलो, log x माइनस ए, ठीक है कर दिया। i इक्वल टू log x माइनस ए, लिमिट क्या अप्लाई करोगे a टू b, फिर क्या आएगा, या वही एप्सिलॉन करके कर लेना किसी भी तरह, इनफाइनाइट आएगा या नहीं। देखो log b माइनस ए आएगा एक, और माइनस log 0। log 0 क्या होता है, log b माइनस, ये माइनस इंफिनिटी होता है तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी में कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या आया डाइवर्जेंट। चलो तो बताओ क्या लिखें यहाँ पर, गिवन इंटीग्रल क्या था, a टू b 1 अपॉन x माइनस ए होल पावर एंड dx इज कन्वर्जेंट एंड n इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट when n is greater than or equal to 1 भी है। देख रहे हो पहले से ये उल्टा है। अगर अब हम ये पूछें तो इसका बता पाओगे, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 अपॉन या 0 टू a, जो भी लिखना चाहो, x पावर n dx, बताओ इज कन्वर्जेंट व्हेन, बोलो, क्योंकि 0 पर ये सेकंड टाइप वाला है। अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, a की जगह 0 हो गया बस, और b के प्लेस पर 1 हो या b ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड डाइवर्जेंट when n is greater than or equal to 1। ये चेक करो और बताओ समझ आया या नहीं, तो फिर करते हैं हम क्वेश्चन। अब था 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो क्या करोगे उसमें, टेस्ट फेल हो गया ये, उसमें क्लियर हो गया, कन्वर्जेंट नहीं आएगा, आ सकता है कन्वर्जेंट लेकिन इससे नहीं आएगा। और आगे पढ़ेंगे हम, लिखो मैं लिख देते हैं क्योंकि पूरा लिखा नहीं था, gx आ गया, और इंटीग्रेशन a टू क्या था 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी gx कितना आएगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो टेस्ट क्या हो गया फेल, समझ आ गया। मतलब हमारे पास चॉइस है अभी भी, gx को चेंज करो ठीक है, या फिर किसी और से करेंगे। ये तो कई बार कर चुके हैं ना, gx को चेंज करके ग्रेटर नहीं मिलता है हमें, कई बार किया है हमने। लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटा फंक्शन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। या तो ऐसे लिखकर आएगा कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन
या फिर डेफिनेशन लिखकर आएगी। बीटा फंक्शन क्या होता है, कोई बताओगे? हाँ, 0 to 1 एक्स पावर 1 माइनस एक्स होल पावर। तो ये इसको m कर लेते हैं पहले को, वैसे कोई भी कर सकते हो। एक्स पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स होल पावर। m और n बताओ क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0। m और n क्या होते थे? ग्रेटर देन 0। लेकिन ऐसे समझो, होते थे ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पर हर नंबर के लिए बता रहे हैं, मतलब उसमें अगर ये लिखकर आता है बीटा फंक्शन, अगर लिखकर आता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, तो अपने आप हम इसमें लिख लेंगे m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर ये लिखकर नहीं आता है, केवल ये लिखकर आता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, तो हम सारी वैल्यू के लिए बताएंगे। तो हम सारी वैल्यू के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर ये लिखा हो बीटा फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब m पॉजिटिव है और n पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो? अगर ये लाइन लिखकर आती है बीटा कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन ये है और बीटा फंक्शन में m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन अगर केवल ये लिखकर आता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, तो फिर हम अपने आप नहीं लिख सकते हैं क्या? m इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0। तो देखो ये क्वेश्चन अलग है और अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या मान लेंगे उसको? लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, लिख लेना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट आई बताओ 0 to 1 एक्स पावर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में जो भी डाउट हो बीच में ही पूछ लेना, जहां भी डाउट आए। बताओ सबसे पहले तो n-1, सबसे पहले ये बताओ, हम ये मान के चल रहे हैं m और n के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, सारी वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। अब सारी वैल्यू के लिए निकालेंगे तो पॉजिटिव के लिए तो आ ही जाएगा। बताओ ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर? ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर है। कन्वर्जेंट हो गई, खत्म कर। प्रॉपर बोल रहे हो ना? प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, करना ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आंसर है कन्वर्जेंट। ठीक है, या तो मुझे ये बताओ ये इम्प्रॉपर है तो फिर सॉल्व करें, अगर प्रॉपर है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता है ना। क्वेश्चन तो तब बनेगा जब ये बोलोगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है, कब है इम्प्रॉपर, क्यों है इम्प्रॉपर? हाँ, यहाँ 0 लिखोगे ना x के प्लेस पर, और 0 पार नेगेटिव क्या होता है? इंफिनिटी। और ये 1 लिखा है, 1 लिखोगे तो ये 0 बनेगा, और 0 पार अगर नेगेटिव हो जाता है, अब दोनों ही केसेस में नेगेटिव हो सकता है। अगर बीटा फंक्शन होता तब भी नेगेटिव हो सकता था, क्यों बताओ? क्योंकि बीटा फंक्शन में n इज ग्रेटर देन 0 दिया होता है, तो n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी तो हो सकती है। हो सकता है n इक्वल टू 1/2 हो, तो 1/2 माइनस 1 नेगेटिव आ रही है पार, और 0 पार नेगेटिव इंफिनिटी, मतलब अनबाउंडेड हो जाएगा। चलो तो ये कन्वर्जेंट नहीं है अभी। प्रॉपर कब है ये बताओ, n की सारी वैल्यू पर निकाल रहे हैं ना हम, तो कुछ टाइम बच जाएगा हमारा। अगर हमें ये पता चल जाए किन वैल्यू पर इम्प्रॉपर है, जब तक दोनों पार पॉजिटिव, दोनों पार क्या है? पॉजिटिव, ये भी और ये भी, तब तक तो ये प्रॉपर है। और अगर ये पूरी पार 0 है और ये भी पार 0 है, तब भी प्रॉपर है या नहीं? तो क्या ये समझ में आता है? यहाँ दो केसेस में ले लेते हैं। बताओ m इज m-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल भी क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि ये पावर पूरी इक्वल 0 हो जाएगी, m-1 अगर 0 हो जाएगा और n-1 भी क्या हो जाए 0, तो ये इंटीग्रल 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल, अब अगर ये पावर 0 हो जाएगी, ये पावर भी 0 हो जाएगी, तो फिर क्या समझना है उसमें, 1 आएगा। और 1 का इंटीग्रल x 0 to 1, 1 minus 0 1, m-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n-1, बताओ डेट इज में लिख लेते हैं, एंड n-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। देन I इज क्या, प्रॉपर, अ प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छी तरह से ये लिखना भी डिटेल में, I is proper, therefore I is convergent if, बताओगे कब, if बताओ इससे क्या निकल के आ रहा है, m is greater than or equal to 1, और इससे m is greater than or equal to, एंड ये शायद क्लियर हो गया होगा सभी को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कब है ये देखो, केस सेकंड में क्या लिखोगे, केस सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। या तो m-1 क्या हो जाए, लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 हो गया, सॉरी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया अगर, तो ये अनबाउंडेड कर देगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो 1 की वजह से अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अनबाउंडेड किस पर है, 0 पर या 1 पर, 0 से 1 तक है ना लिमिट, अनबाउंडेड किस पर है, मतलब अब ये केस तो खत्म हो गया ना, m इज ग्रेटर देन भी नहीं है 1, m और n अब 1 से ग्रेटर नहीं है ना, 1 के बराबर है। अब क्या है, m और n लेस देन 1 है, बचा ही वही केस है, साइन क्या, m-1 लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू क्यों लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लेस देन 0, एंड n-1 लेस देन 0 लेस देन 1। इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस को सॉल्व कर रहे हैं, जब देखो ये कंडीशन होगी, ये जब नेगेटिव होगा तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये 0 पर नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो इसमें 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 पर नेगेटिव क्या 1 ही आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, पहला वाला जो फंक्शन है x वो 0 से अनबाउंडेड हो रहा है और दूसरा 1 से अनबाउंडेड हो रहा है, एक साथ दोनों नहीं होते। हमने क्या पढ़ा है, इंटीग्रल अगर a टू b में अगर वो अनबाउंडेड हो एट x इक्वल टू a ओनली, और ये भी बता दिया अगर x इक्वल टू b ओनली भी होगा तब भी यही अप्लाई करेंगे, लेकिन केवल एक पर होना चाहिए। तो कब डिवाइड करते हैं समझ गए होगी, इस ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ये देखो इंटीग्रेशन 1 to 5 लिखा है और 1/x-3 लिखा हो, ये पहले दिन ही बताया था, किससे डिवाइड करना ही पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 to 3 आएगा प्लस 3 to 5 आएगा। तो इस 3 वाले में भी देखो ये अनबाउंडेड हो गया और इस पर भी अनबाउंडेड हो गया, लेकिन फिर केवल एक ही पर अनबाउंडेड है, या तो लोअर लिमिट पर या फिर अपर लिमिट पर, तो हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया, ये यहाँ लिखा नहीं है हमने, चाहो तो ये जो आज पढ़ा है इसमें लिख सकते थे, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, एट x इक्वल टू a ओनली, एट x इक्वल टू b ओनली के लिए भी पूरा प्रोसेस यही है, लेकिन 2 या 3 पर नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये 2 पर हो रहा है, क्या अब डिवाइड करना जरूरी है, ये तो दोनों पर हो जाएगा ना, डिवाइड करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि ये 0 पर भी अनबाउंडेड है और 1 पर भी, लेकिन कैसे डिवाइड करें, आया था बोलो, 0 to कहाँ तक लेते हैं, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, a लिख लें, 1/2 लिख लो, 1/3 लिख लो, तो हम a लिख लेते हैं, x पर m-1 और 1 - x होल पावर
n माइनस वन डी एक्स। दूसरा इंटीग्रल बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, a से 1, समझ नहीं पा रहे हो लगता है, अगर समझ गए हो तो बताओ a क्या, a जीरो से 1 के बीच की कोई वैल्यू है। जो लोग a नहीं लिखना चाहें 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या 1। अब शायद बहुत क्लियर होगा। पहला वाला इंटीग्रल बताओ किस पर अनबाउंडेड है, जल्दी बताते जाओ। इसको I1 मान लें और इसको अलग अलग करना पड़ेगा। चलो बताओ क्या करोगे। बोलो क्या करना होगा। हाँ फॉर I1 मतलब कन्वर्जेंस ऑफ, ये कन्वर्जेंस ऑफ I1, ये सेकंड केस के लिए ही लिख रहे हैं हम। I1 बताओ कितना है, 0 to a x बार m माइनस वन। अच्छा ये सेकंड केस के लिए लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ कहीं भी m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं क्या 1 के बराबर हो सकती है। देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है, ये केवल इस केस के लिए है, तो क्या आएगा बताओ, x बार m माइनस वन, फिर आगे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस वन डी एक्स। m की वैल्यू 1 से कम है, n की वैल्यू भी 1 से कम है, ठीक है, मतलब दोनों बार नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। लेकिन ये बताओ ये इम्प्रॉपर है या नहीं, सेकंड काइंड का, क्यों है जल्दी बोलो। क्योंकि 0 पर ये अनबाउंडेड है, क्या 1 पर a पर अनबाउंडेड नहीं, a तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव है और x की जगह 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख कर दिखा देते हैं। पहले तो बताओ एफ एक्स क्या है, एक्स पावर और 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन, सिंस एफ एक्स इज अनबाउंडेड किस पर, एक्स इक्वल टू ए या 1, एक्स इक्वल टू 0 ओनली। चलो अगर ऐसा है तो बताओ जी एक्स क्या मानना चाहिए। देखो ये लाइन लिखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एक्स इक्वल टू जो भी 0 हो रहा है उसे जी एक्स मान लो, मतलब जो प्रॉब्लम है उसे जी एक्स मानो और एफ एक्स अपॉन जी एक्स से वो हट जाएगा। तो बताओ इसमें प्रॉब्लम फर्स्ट है या सेकंड, फर्स्ट। इसका मतलब जी एक्स क्या मानना चाहिए हमें, बार एम माइनस वन। अब क्या निकालोगे नाउ, ये पहले ही बताया था, जो ऑल्टरनेट है ना इसमें ये देख रहे हो ग्रेटर देन लेस देन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है निकाला जा सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए आसान होगा। आसान क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ज्यादा आसान है इसमें। तो यही क्वेश्चन हम एक और म्यू टेस्ट पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे करोगे तो ही कर पाओगे, म्यू टेस्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये अभी तक शायद देख रहे होगे बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं। बताओ एफ एक्स नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स अपॉन जी एक्स बताओगे कितना, जी एक्स का डिवाइड हो गया, सीधे सीधे लिख सकते हो एक्स टेंस टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जीरो पर अनबाउंडेड है। पिछले में ध्यान रखना फर्स्ट काइंड वाले में एक्स टेंस टू इंफिनिटी होता था, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स अपॉन जी एक्स बताओ, एफ एक्स है एक्स पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स पावर एम माइनस वन, कैंसिल, लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए सभी को। अब 0 लिखो, 1 आएगा, फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, मतलब both are of same nature, therefore by comparison टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। देखो ये जरूरी है, कभी कभी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग को, डिटेल में लिखना है, बीएससी में नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी तरह लिखो डिटेल में और साफ लिखो। बताओ क्या आएगा,
कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखेंगे? बोथ इंटीग्रल मतलब ए टू नहीं, 0 to a fx dx and 0 to a gx dx are both are of same nature। चलो दोनों सेम नेचर के हैं तो क्या करोगे? अब gx पता कर लो, fx भी पता चल जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन बताओ, 0 to a gx dx इक्वल टू क्या? 0 to a x पावर -1 dx, 0 to a 1 अपॉन x पावर 1 माइनस m। ठीक है या नहीं? क्योंकि ये हमने पढ़ा है, अभी तो प्रूव किया। बताओ जो x की पावर है वो लेस देन 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। इसमें ये ध्यान रखना, उल्टा है इसमें। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा? तो बताओ क्या लिखोगे? इफ हाँ 1 माइनस m इज लेस देन 1। ये नहीं देख रहे हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हम क्या कर रहे हैं? जो अभी प्रूव किया था ना वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर पार, ये देखो ना, ये किया था अभी हमने, यही तो है। अगर ये लेस देन 1 हो तो लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेकिन अगर इंफिनिटी होती लिमिट तो डाइवर्जेंट था। अब शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल अलग अलग कर रहे हैं हम सब। इसमें बताओ, ये लेस देन 1 पूरी पार लेस देन 1 कर दी हमने, कन्वर्जेंट आएगा या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट आएगा। इसका मतलब और लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या आएगा? 1 से 1 कैंसिल, 0 आएगा यानी माइनस एम लेस देन 0। जगह नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस एम लेस देन 0। माइनस का डिवाइड कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है, तो m इज ग्रेटर देन 0। 1 से लेस के लिए ही तो पता करना था। m इज क्या? ग्रेटर देन 0। और m यहाँ लेस किससे? इस केस में m 0 से नहीं। केस देखो ना, सेकंड केस में m और n दोनों 1 से कम है। 1 से ज्यादा के लिए तो कन्वर्जेंट आ जाएगा, वो प्रॉपर आ जाएगा। ये क्यों नहीं देख रहे हो? यही केस तो चल रहा है ना, जहां भी m और n दिखाई देगा, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में अपने आप आ गया ग्रेटर देन 0, वहां लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए, बताओ आगे क्या लिखोगे? इफ 1 माइनस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बताओ 1 से 1 कैंसिल, माइनस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जानते हो माइनस का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? m इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्या आएगा? इसके लिए लिखा है हमने डाइवर्जेंट, इसके लिए, वो तो कैलकुलेशन है। समझ आ गया होगा शायद ये। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी किसके लिए किया है हमने? I1 के लिए, अब I2 के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ हम बता सकते हैं m की वैल्यू के लिए, m की वैल्यू 1 से ज्यादा कन्वर्जेंट, 1 से ज्यादा पहले कर चुके हैं, प्रॉपर है क्योंकि उसका 1 से कम डाइवर्जेंट, 0 से कम है ही नहीं, 0 से कम कहीं देखो। 1 से कम था लेकिन 0 से ग्रेटर है, ये वाला है 0 से कम। 0 या 0 से कम हो जाएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा इस वाले केस में। I2 कैसे लिखोगी? चलो टाइम कम बचा है, जल्दी लिखो इसको। I2 बताओ क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? नाउ कन्वर्जेंस ऑफ I2। I2 इक्वल टू क्या लिखोगे? a टू 1 फिर x टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस x होल पावर n माइनस 1 dx। सही लिखा है ये?
तो बताओ क्या करोगे अब? क्या ए पर ये अनबाउंडेड हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता है, ए की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में है। तो क्या लिखोगे? ये किस पर अनबाउंडेड है? अच्छा, ए टू 1 को 1 टू ए लिख लो, बाहर माइनस हो जाएगा तो लोअर में आ जाएगा 1, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स बताओ, एक्स पावर एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन। क्या करोगे? थिंग नहीं, पहले लिख लिया करो, एफ एक्स इज अनबाउंडेड। पहले क्यों नहीं लिखते थे हम इनफाइनाइट वाले में? फर्स्ट काइंड में अनबाउंडेड नहीं होता था, बाउंडेड होता था, लेकिन लिमिट इनफाइनाइट होती थी। एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू 1 ओनली। चलो कौन बताएगा अगर ऐसा है तो? देखो, जी एक्स क्या मानोगे? जो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन, और ये प्रॉब्लम हट जाएगी। कैसे? जब हम ये फॉर्मूला, अब बताओ एक्स टेंस टू जीरो लिखें, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, एक्स टेंस टू ए, या एक्स टेंस टू वन? ए लिखेंगे, 1 लिखेंगे क्योंकि 1 पर अनबाउंडेड है। तो एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बताओ एफ एक्स के प्लेस पर, एफ एक्स के प्लेस पर एक्स पावर एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन, और जी एक्स है 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन। जीरो आ गया? नहीं, 1 आ गया। एक्स के प्लेस पर 1 लिखोगे, 1 पावर एम माइनस वन, 1 लिख लोगे। क्या फिर से फाइनाइट है? फाइनाइट एंड ऑन जीरो। चलो अब क्या करोगे? फिर से वही थ्योरी, therefore by comparison। बताओ क्या? ए टू 1 एफ एक्स जी एक्स एंड ए टू 1 जी एक्स डी एक्स, बोथ आर ऑफ सेम नेचर का मतलब समझते ही हो, दैट इज बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट। हम किसका फाइंड करेंगे? नाउ इंटीग्रेशन ए टू 1 जी एक्स डी एक्स, ए टू 1, हाँ बताओ कितना? 1 माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन। चलो अब पहले ये समझ लो, देखो यहाँ हमने ये प्रूव किया था, यही प्रूव किया है ना। अगर ए की प्लेस पर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स पावर एन डी एक्स, और लिमिट 0 हो जाएगी। ये ध्यान दो। अगर ये लिखा होता ए टू बी 1 अपॉन एक्स माइनस बी होल पावर एन डी एक्स, अब क्या आता? फिर से सेम आता, क्योंकि ए टू बी को हम बी टू ए कर सकते हैं, लोअर में फिर वो आ जाएगा। और माइनस होने से कुछ चेंजेस आएंगे क्या? माइनस होने से फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं चेंज हो जाएगा ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो वही या नहीं? एन इज लेस देन 1 पर, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। फिर से आ जाओ यहाँ पर, बताओ ए टू बी, बी वाले पर है ये, कैसे लिखोगे? क्या वही थ्योरम अप्लाई हो रही है जो अभी प्रूव किया है? एक्स माइनस ए लिखा है या ए माइनस एक्स लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमें तो ये देखना है एक्स इक्वल टू ए लिखने पर ये 0 बन रहा है। कैसे लिखोगे इसको? ए टू 1 1 अपॉन एक्स पावर 1 माइनस एक्स होल पावर, बोलो। अब बताओ क्या वही थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो क्या लिखोगे बताओ? जब पावर लेस देन 1 होगी तो क्या लिखोगे? ये देखो ध्यान से, गलत बोलते हो तुम लोग बार बार डाइवर्जेंट। कोई एक है जो हर बार डाइवर्जेंट बोल रहा है। एन इज लेस देन 1 पर इस बार कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट है। अगर इनफाइनिट होता लिमिट और ये बाउंडेड होता तो फिर पिछली वाली अप्लाई करते। समझ आ गया होगा अभी? चलो बताओ क्या करोगे? इफ
n माइनस वन नहीं है, 1 माइनस n, क्या लेस देन और लेस देन 1, तो क्या आएगा? फिर डाइवर्जेंट बोल रहे हैं, ऐसे कन्वर्जेंट बोलते हो। कन्वर्जेंट में केवल जब स्टार्ट करते हो तो जो पहला शब्द है वो साइलेंट कर देते हो तुम लोग, पता नहीं चलता है कन्वर्जेंट बोल रहे हो डाइवर्जेंट बोल रहे हो। चलो फिर से बताओ, ये कन्वर्जेंट है, दैट इज में क्या लिखोगे? n इज ग्रेटर देन 0। आगे बताओ, इफ क्या लिखोगे? 1 माइनस n ग्रेटर देन 1 हो जाए या इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या आएगा? डाइवर्जेंट। तो n इज लेसर देन और इक्वल टू 0। अब सबको मिला के बताओ कब कन्वर्जेंट है कब डाइवर्जेंट। आंसर लिखना है अब हमें पूरा, क्योंकि I1 I1 और I2 दोनों जब क्या हो जाएं, I1 और I2 दोनों कन्वर्जेंट हो गए तो कन्वर्जेंट, कोई एक डाइवर्जेंट हो गया तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट भी क्या होता है? डाइवर्जेंट। चलो आंसर लिखने का तरीका बताओ मुझे, आंसर लिख रहे हैं अब। कन्वर्जेंट कब कब है? m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ, टाइम कम है। m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कन्वर्जेंट। 0 से 1 ही तो है, क्यों 1 से इसमें कम नहीं हो सकता है ना। m की वैल्यू 0 से ज्यादा कन्वर्जेंट, और m की वैल्यू 1 से ज्यादा, जब 0 से ज्यादा है तो फिर 1 से ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो शायद साफ देख पा रहे हो, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो ग्रेटर देन 0 पर क्या आएगा? कन्वर्जेंट। और लेस देन और इक्वल टू 0 पर क्या आएगा? डाइवर्जेंट। m के लिए यहाँ पर और यहाँ पर n, तो बताओ कन्वर्जेंट कब आएगा? I is convergent when, तो ऐसा क्यों है ये देखो। सपोज n लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, अब m कुछ भी हो, I2 तो डाइवर्जेंट हो गया ना, जब I2 डाइवर्जेंट हो गया तो I डाइवर्जेंट, ठीक है। अब m के बारे में बात करते हैं, m अगर लेस देन 0 हो गया, बाकी m n अब कुछ भी हो, जब m लेस देन 0 हो गया तो I1 डाइवर्जेंट, अगर I1 डाइवर्जेंट हो गया तो I2 फिर कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो समझ में आया। तो क्या लिख रहे हैं हम? I इज कन्वर्जेंट केवल तभी होगा जब m ग्रेटर देन 0 एंड n भी क्या होना चाहिए, और I इज डाइवर्जेंट व्हेन। बताओ I डाइवर्जेंट कब होगा? आइदर और आएगा यहाँ पर, एंड नहीं आएगा, क्योंकि चाहे पहला वाला I हो जाए I1 या फिर दूसरा, आइदर क्या, if either n is और, आइदर और क्यों लिख रहे हैं, कोई भी एक हो जाए, लेकिन अगर कन्वर्जेंट होना है तो दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एक साथ, क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट चाहिए हमें। समझ गए होगे शायद। अब बताओ m की वैल्यू है 1/m, पहले हम बोलेंगे m और n एक साथ सुनाई देता है तो m बोलेंगे पहले, n बाद में। m 1/2 n 100, तो जाओ अभी कहाँ, m 1/2 n 100, m 1/2 n 1/100, कहाँ डाइवर्जेंट? लेस देन 0 नेगेटिव होता है, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, 1/100 ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर अब नहीं है तुम लोग का। चलो m नहीं, ये नहीं है ऑब्जेक्टिव, अब सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं। m इक्वल टू 100 और n इक्वल टू -100 डाइवर्जेंट, m इक्वल टू -100, m n के बारे में पता नहीं है,
m माइनस 100 डाइवर्जेंस हो जाएगा आइदर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, m इक्वल टू 0 डाइवर्जेंस जा सकते हो। गामा फंक्शन कल करके लाना है, अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग में आता है ये। गामा फंक्शन घर पे करके आना है, ठीक है। कल का टाइम, कल संडे है, कल का टाइम, कल संडे है ना कल। टेस्ट क्या बताया था तुम लोग को? कल कॉपी भी चाहिए ना तुम लोग को। किसका टेस्ट बताया था अगला? तो आप बता दे रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कंप्लीट तो सब है ही ना तुम लोग का, ऐसे टेस्ट के बारे में ऐसे शॉक क्यों हो जाते हैं? सारे बच्चों के चेहरे ऐसे घबराए हुए हो जाते हैं, जैसे फेल कर देंगे, 12th में पहुंच जाओगे, फेल हो जाओगे तो। चलो कोई बात नहीं, अगर कल टेस्ट नहीं देना है तुम लोग को, लग रहा है शायद अभी प्रिपरेशन है नहीं। पिछली बार इंटीग्रल का लगभग पूरा ले चुके हैं टेस्ट, लगभग। क्या छोड़ा था इंटीग्रल में? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वरना इसका कर सकते, कल जरूर कंप्लीट हो जाएगा ये। लेकिन आप देख रहे होगे सारे क्वेश्चन अब कल लगाए थे क्वेश्चन, बहुत से नए क्वेश्चन कर पाए होगे, ये नहीं कर पाए होगे इस तरह के। अभी भी नहीं कर पा रहे हो क्या? अब करोगे, कल नहीं किए हैं? कल ऑल्टरनेट तो बता दिया था। अच्छा, ज्यादा सेकंड वाले हैं क्या उसमें? सुनो, अब कल 9 बजे क्लास लेंगे, यही पढ़ाएंगे, बाकी बात कल ही करेंगे। कल 9 बजे, कल संडे है।